जय महेश। शुभ प्रभात। माहेश्वरी फार्मा फाउंडेशन के अंतर्गत माहेश्वरी फार्मा परिवार मराठवाड़ा के इस विशेष आयोजन पर उपस्थित इस संस्था के अध्यक्ष सचिव एवं जिन लोगों ने इस आयोजन को सफलता तक पहुंचाने के लिए अपने दायित्व का निर्वहन 2 महीने से जो किया है, उन सभी कार्यकर्ताओं को आज के इस विशेष अवसर पर उपस्थित अतिथि व्याख्याते आदरणीय प्रमोद जी कासट, राधेश्याम जी चांदक, गोपाल जी बजाज, पार्थ जी बिहानी एवं राधिका जी झंवर बिहानी एवं इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध माहेश्वरी भाई बहनों को मेरा जय महेश, नमन एवं वंदन। सबसे पहले मैं करबद्ध क्षमा याचना करता हूं कि आज स्वयं इस सभागार में उपस्थित रह नहीं सका, लेकिन विश्वास करो मैं आज वहां पर ही हूं, दिल और दिमाग के साथ में। इस परिवार ने आज के जो विशेष वक्ता है उनकी जानकारी संक्षिप्त में जो प्रसिद्ध की, उसको जब मैंने देखा तो मेरे मन में एक आतुरता निर्माण हुई इन सब लोगों को सुनने के लिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विज्ञान और तंत्रज्ञान को, जिसकी वजह से मैं आप तक पहुंच पाया और इन सभी वक्ताओं को मैं रियल टाइम सुन सकूंगा, समझ सकूंगा। उनके बारे में जो संक्षिप्त में जो परिचय दिया, तो मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आज आप सभी लोग इनके प्रभावशाली वक्तव्य के साथ काफी लाभान्वित हो गए। आज का जो मुझे टॉपिक दिया गया है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों में फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड वाइड ट्रेंड क्या चल रही है या उनमें अपॉर्चुनिटीज के अवसर क्या उपलब्ध है। तो चलो चलते हैं कि पहला एक स्लाइड मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फार्मा इंडस्ट्री एट अ ग्लांस। आपको बताते समय बड़ा हर्ष होता है कि हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं उसके बारे में हमें उसकी मार्केट साइज क्या है, वर्ल्ड में ये दवाई को कारोबार कितना करोड़ों का है या अपने देश का दवाई का कारोबार कितने करोड़ का है। तो आपको बताते समय बड़ा हर्ष होता है कि वर्ल्ड का दवाई का कारोबार 1.5 ट्रिलियन का है। अगर रुपीज में मैं आपकी सुविधा के लिए बताना चाहूँगा, 120 लाख करोड़ रुपए का है और इंडिया इसमें मेजर स्टेक होल्डर है। इंडिया का जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मिलकर जो कारोबार है 2023 में $60 बिलियन, तकरीबन 5 लाख करोड़ तक का अंकित किया गया है। और बताते समय बड़ा अभिमान, गर्व महसूस हो रहा है कि 2030 यानी कि अगले 7 सालों में यह कारोबार 10 गुना बढ़ेगा, यानी कि $600 बिलियन, मतलब 5 लाख करोड़ का कारोबार 50 लाख करोड़ तक का पहुंचने का अनुमान है। तो ये अंक काफी प्रभावित करने वाले हैं, रोमांचित करने वाले हैं और हमें इस फील्ड की एक पोटेंशियल इसमें से मालूम पड़ता है। इंडिया का जो बायोटेक एक्सपोर्ट्स है, वी आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड, वी आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड। देन इंडिया का एक्सपोर्ट्स जो है वो वॉल्यूम के मापदंडों पर तीसरे क्रमांक पर है। इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स जा रहा है वैल्यू की मापदंडों पर वो 10वें क्रमांक पर होता है। उसकी वजह यह है कि इंडिया से जो मेडिसिन जाती है वो कोई पेटेंटेड मेडिसिन नहीं जाती। इंडिया से जो मेडिसिन जाती है वो जेनरिक मेडिसिन जाती है। तो जेनरिक की मेडिसिन होने से उनके दाम कम होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इंडिया में जो टोटल एक्सपोर्ट्स हो रहा है अलग अलग कमोडिटी में, तो फार्मा सेक्टर इज रैंक्ड 3rd बिगेस्ट कमोडिटी इन एक्सपोर्ट्स। तो अभी हमने इस सेगमेंट में फार्मास्यूटिकल की जो मार्केट साइज है उसके बारे में जानकारी ली और आज यहाँ सभागार में जो उपस्थित अपने महानुभाव युवा है, जो फार्मासिस्ट है, उनके लिए इस सेक्टर में अलग अलग तरीके से क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, तो इसकी विशेष चर्चा हम लोग आज करेंगे। कुछ
हम लोग इसको तीन तरीके से, तीन चरणों में बात करेंगे कि प्रथम चरण के इनको सर्विस सेक्टर में क्या अवसर उपलब्ध है, उसके बाद में ट्रेडिंग मतलब सेल्स मार्केटिंग में क्या अवसर उपलब्ध है, या तीसरा चरण में हम लोग बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनको क्या अवसर उपलब्ध है। तो पहला जो सर्विस सेक्टर है उसमें हम लोग जो फार्मासिस्ट पदवीधर है, जो डिग्री होल्डर्स है, उनके लिए कौन कौन से इंडस्ट्री में क्या क्या ओपनिंग हो सकती है, कहाँ कहाँ पर उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज है। तो पहला है कि फार्मा फॉर्मुलेशंस में, जहाँ फॉर्मुलेशन मतलब फिनिश प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उस इंडस्ट्री में इनको जॉब आराम से मिल सकता है। एपीआई इंडस्ट्री में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने वाली कंपनियों में जॉब मिल सकता है। एक्सिपिएंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब मिल सकता है। इन सभी कंपनियों में वो अलग अलग विभाग में उनको जॉब मिल सकता है, जैसे कि प्रोडक्शन है, क्यूए है, क्यूसी है, या मार्केटिंग हो सकता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो सकता है। उसी तरह आगे इनको रिटेल मेडिकल स्टोर में जॉब मिल सकता है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन में जॉब मिल सकता है, या फार्मासिस्ट की हैसियत से वो हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं। इन्हें अनंत अवसर उपलब्ध है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केटिंग में। CRO सर्विसेज, जिन्हें हम लोग क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसमें भी इन्हें विशेष रूप से अगर रुचि है तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा अवसर इनको मिल सकता है। शुरू में ऐसी संस्था में आप जाके काम करें और कई सालों के काम करने से जो अनुभव प्राप्त होगा, आपको एक्सपर्टीज आएगी, तो आप आपका स्वयं का किसी की आर्थिक सहायता लेके स्वयं का CRO शुरू कर सकते हो। CRO की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शुरू में ओनली रेगुलेटेड मार्केट की जो कंट्रीज थी, जैसे यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका, वहीं इसके BE स्टडी जिसको बोलते हैं, BABDC, बायोएबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस स्टडी, इसकी मांग करते थे। लेकिन आज हम लोग जो अलग अलग देश में काम कर रहे हैं, हम लोग जो डोजेस सबमिट करते हैं, तो हमको जो उनके यहाँ से जो फीडबैक आता है, डोजेस की स्क्रीनिंग का रिपोर्ट आता है, वहाँ पर कंपलसरी छोटी छोटी कंट्री जिनकी आबादी 50 लाख की भी नहीं है, जैसे टोगो है, बेनिन है, अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ पर भी BA स्टडी मांगना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा अवसर हो सकता है CRO में काम करने का और CRO स्वयं का शुरू करने का। उसके बाद में PTL, जिसको पब्लिक टेस्टिंग लैब्स कहते हैं, कि यहाँ पर इंडिया में 10,000 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। सबको अपने स्वयं के QC होनी जरूरी है, लेकिन वहाँ पर कई सारी चीज़ें जो QC को लगती है, जिसको कम कंज्यूमेबल बोल सकते हैं, कि बहुत सारे HPLCs होना जरूरी है, बहुत सारे कॉलम्स, केमिकल्स, इम्प्योरिटीज और रेफरेंस स्टैंडर्ड्स होना जरूरी है। कई लोगों को वो अफोर्ड नहीं होता, उसके लिए एक पब्लिक टेस्टिंग लैब काम कर सकती है। और जिनको अफोर्ड हो रहा है, लेकिन साल में एक आध बार कोई प्रोडक्ट आता है, तो उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट करना उचित नहीं है। इस हिसाब से ये PTL का रोल वहां पर आता है। इसके अलावा जो जो मेडिसिन अपने देश से बाहर देश जा रही है, तो उस कंट्री के जो इंपोर्टिंग कंट्री है, उनकी एक्रेडिटेड PTL होती है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। उनका डिमांड होता है कि अपने स्वयं की कंपनी में तो हमने जो एनालिसिस करके सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस फिनिश गुड्स का दिया है, उसी के साथ में उनको थर्ड पार्टी यानी पब्लिक टेस्टिंग लैब का भी रिपोर्ट जरूरी समझते हैं। तो मुझे लगता है कि ये PTL भी बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। शुरू में वैसा ही आप काम करो, वहाँ अनुभव लो और स्वयं का शुरू करो। वैसा ही R&D एंड F&D। R&D विशेष रूप से हम लोग API इंडस्ट्री के लिए बोलते हैं, और F&D हम लोग फॉर्मुलेशन में बोलते हैं। इस किस्म की संस्था में आप कुछ सालों तक काम करो, अनुभव प्राप्त करो और स्वयं का शुरू कर सकते हैं आप। इससे फायदा क्या, आप जो भी मॉलिक्यूल या ड्रग या API डेवलप कर रहे हो, या जो फॉर्मुलेशन डेवलप कर रहे हो, जिसकी टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर रहे हो, उसका आप उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके कई सारी फॉर्मुलेशन कंपनियां या API मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लाइफ टाइम तक रॉयल्टी ले सकते हो। इस किस्म का यह एक बहुत अच्छा अवसर फार्मासिस्ट की कम्युनिटी को है। और कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में बताऊं, कि जैसे फैक्ट्री, जिसको भी नई फैक्ट्री लगाना है, तो वो
इस किस्म की जो कंसल्टिंग सर्विसेज देने वाले लोगों के या संस्थाओं को पास अप्रोच करते हैं और वो वहाँ पर करंट सीजीएमपी का जो नॉलेज है वो उनसे परिपक्व होते हैं और आपको वो अच्छी तरह से लेआउट निकाल के देते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऐसी चीज़ है जो आप बार बार बदल नहीं सकते हैं। तो आपका लेआउट परफेक्ट हो, जो सीजीएमपी को, सीजीएमपी मतलब करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, उसके नॉर्म्स के हिसाब से हो। और इसमें एक चिंता की ऐसी बात है कि ये सीजीएमपी नॉर्म्स रेगुलर बेसिस पे अपडेट हो रहा है। रेगुलेटरी काफ़ी स्ट्रिंजेंट होती जा रही है, डोमेस्टिक भी और आउट ऑफ इंडिया भी। तो ऐसे समय इन लोगों के कंसल्टिंग सर्विसेज लेना महत्वपूर्ण होता है, जिनकी ऑलरेडी फैक्ट्री है लेकिन जिनको जीएमपी उनकी सर्टिफिकेशन करना है। डोमेस्टिक में हम लोग डब्ल्यूएचओ जीएमपी कहते हैं, वैसे ही अनेक कंट्री में जहाँ पर आपका विचार है, जहाँ पर आपका संकल्प है कि हमें वहाँ निर्यात करना है, एक्सपोर्ट्स करना है, उस कंट्री के डब्ल्यूएचओ उसके उस कंट्री का जीएमपी लेने के पहले हम इन लोगों को, इसी संस्थाओं को अप्रोच करते हैं, उनको अपने यहाँ बुलाते हैं प्री ऑडिट करने के लिए। वो प्री ऑडिट करते हैं, गैप एनालिसिस करते हैं और एक रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। गैप एनालिसिस करने के बाद में जो नॉन कंप्लायंसेस है तो उसके ऊपर वो कापा का भी रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। और जिस दिन अपने यहाँ ऑडिट होना है उस दिन ऑडिट के समय पर भी हाजिर रह के वो सुचारू रूप से सफलतापूर्वक कैसे पास हुए, इसकी वो इसका इस किस्म का काम वो आपके लिए करते हैं, इस किस्म की सेवाएं वो आपके लिए निर्धारित करते हैं। तो तीसरा आता है मार्केटिंग कंसल्टिंग। मार्केटिंग दो प्रकार की है, जैसे कि डोमेस्टिक मार्केटिंग जो आपको मैंने बताया था, वैसा ही इंटरनेशनल मार्केटिंग, इसकी भी कंसल्टेशंस होती है कि आपको डोमेस्टिक मार्केट करना है तो आपको रिक्रूटमेंट करना है, स्पेशली बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, उनके ऊपर जैसा एबीएम होता है, एरिया बिजनेस मैनेजर, देन आरबीएम होते हैं, रीजनल बिजनेस मैनेजर, बाद में एक उनके ऊपर होता है एक बिजनेस हेड। और इस किस्म का जो पिरामिड होता है उसकी मार्केटिंग नेटवर्क स्ट्रक्चर तैयार करके देना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उनके प्रोडक्ट का नॉलेज देना, फार्मा कल्चर बनाना, प्रोडक्ट बास्केट तैयार करना और एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करना, एसओपी तैयार करना, एक प्रकार के प्रोक्यूरमेंट से लेकर सेल्स, मार्केटिंग, रिकवरी तक की पूरी सिस्टम डेवलप करके देना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना, इस किस्म का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का वो कंसल्टेशन करते हैं। और जिनमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, उन सभी लोगों को इनकी सेवाएं काफ़ी लाभान्वित करती है। इसी किस्म से इंटरनेशनल मार्केट में आपको अगर इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, इसमें भी कंट्री वाइज स्पेशलिस्ट होते हैं, कॉन्टिनेंट वाइज स्पेशलिस्ट होते हैं। इनको उस कंट्री का उस कॉन्टिनेंट का काफ़ी अनुभव होता है, जिन्हें वहाँ के इंपोर्टर्स कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है, प्रमोशनल एजेंट्स कौन है, वहाँ की प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या हो सकती है, इस सब चीज़ों की भली भांति जानकारी होती है। और हम स्वयं वहाँ जाके नया मार्केट एक्सप्लोर करने से अच्छा इन लोगों की सेवाएं लेने से अपना काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो ऐसी संस्थाओं में आप ज़रूर काम करें। कुछ सालों के बाद, कुछ वर्षों के बाद में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप स्वयं का कारोबार इस क्षेत्र में कर सकते हो। फार्मा पब्लिकेशंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे सिम्स है, मीम्स है, अनेक बुलेटिन प्रकाशित करने वाली संस्था है, उनमें काम करो, अनुभव प्राप्त होने का स्वयं का प्रकाशन शुरू कर सकते हो। प्लेसमेंट सर्विसेज, जैसे कि आपने बताया कि पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एक क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में कैंडिडेट्स को उपलब्ध कराना, यह इनका काम होता है। तो इनके पास एक डाटा बैंक होता है कि ऐसे कितने उम्मीदवारों की उनके पास सूची होती है, उनके सीवीज होते हैं, और कंपनियों को भी उनके वैकेंसीज का डेटा उनके पास होता है। इस प्रकार इस ऐसी संस्था में आप करो, अनुभव लो और स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। अत्यंत महत्वपूर्ण बात, मतलब इंडस्ट्रीज में अगर आप एजुकेशन में कुछ करना चाहते हो तो स्किल मैन पावर डेवलपमेंट में काम कर सकते हो।
जैसे कि ऑपरेटर, सुपरवाइजर और मेंटेनेंस में काम करने वाले जो इच्छुक उम्मीदवार होते हैं, उनको इसमें ट्रेनिंग दी जा सकती है। अ, अत्यंत खेदपूर्वक बताना चाहता हूं कि आज इस इंडस्ट्री बिल्कुल सॉर्टेड नहीं है, एब्सोल्युटली ऑर्गेनाइज नहीं है, स्पेशली स्किल्ड मैन पावर प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो अनुभवों से ऑपरेटर बने हैं। कुछ साल तक वो ऑपरेटर के साथ में हेल्पर करके काम करते हैं, बाद में उनकी प्रगति होती है तो उनको सेमी ऑपरेटर कहते हैं। सेमी ऑपरेटर कुछ सालों के बाद में ऑपरेटर बनते हैं, लेकिन एक भी ऑपरेटर कोई क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट प्राप्त करके इस किस्म से अप्रोच नहीं करता, या इस किस्म की कोई संस्था ही नहीं है जो इनको सर्टिफाई कर सके। तो यह एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कह सकते हैं आप। तो ये भी एक अच्छा अवसर हो सकता है। ये सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बताया मैंने। अभी हम लोग आगे चलते हैं कि ट्रेडिंग सेक्टर में क्या अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एकदम सिंपल सी बात, मतलब रिटेल मेडिकल स्टोर आप बहुत ही आसान है। कुछ महीनों के लिए या एक आधा साल के लिए आप किसी रिटेल मेडिकल स्टोर पे काम करने से आपको एक अंदेशा आ जाएगा, अनुभव आ जाएगा कि किस किस्म से अपना रिटेल रिटेल मेडिकल स्टोर डालें। उसके बाद में आप होलसेल ट्रेडिंग भी कर सकते हो। होलसेल ट्रेडिंग भी बहुत ही एक आकर्षक एक अवसर हो सकता है कि यहाँ पर भी वही करो, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए आप उस किस्म की संस्था में काम करो, अनुभव प्राप्त होने के बाद स्वयं का शुरू करो। आगे जो है मार्केटिंग, जैसे स्वयं का मार्केटिंग करना है तो आपको डोमेस्टिक में आप पीसीडी, पीसीडी का मतलब हम मार्केटिंग स्वयं की कंपनी में कर रहे हैं, लेकिन स्वयं के ब्रांड्स नहीं, किसी अन्य मैन्युफैक्चरर्स के और किसी अन्य कंपनी के ब्रांड्स हम हमारे क्षेत्र में एक्सक्लूसिविटी लेकर मार्केटिंग करते हैं। इसमें अगर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि किसी किसी प्रोडक्ट आपको लगता है कि मैंने एक 50 प्रोडक्ट वहाँ से किसी पीसीडी कंपनी से लाया है, उसमें से एक 4, 5, 10 प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिजनेस दे रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट को अपने खुद के स्वयं के ब्रांड्स में आप उतार सकते हो। इस तरह से आपकी मार्केटिंग स्वयं के ब्रांड्स के साथ डेवलप हो सकती है। ये हुई ऑफलाइन मार्केटिंग। उसी किस्म से आप ऑनलाइन मार्केटिंग का भी विचार कर सकते हो। उसके लिए आपको अपना वेबसाइट करना होगा। जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है, मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डेवलप कर सकते हैं। जैसे इंडिया मार्ट है, इस किस्म की जो मार्केट प्लेसेस है वहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके आप मार्केटिंग कर सकते हो। इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये जो दो चीज़ें आती है। इंपोर्ट भी अपने देश में होता है जो पेटेंटेड मेडिसिन है, जैसे यूरोप और अमेरिका से, उनको आप इंपोर्ट करके अपने देश में वितरित कर सकते हो। और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या उस कंपनी का एक्सक्लूसिविटी एग्रीमेंट करके ये काम आप बहुत सुचारू रूप से कर सकते हो। वैसा ही एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट तो जैसे आप जानते हो कि इंडिया इज अ ग्लोबल फार्मेसी। अपने देश से दुनिया के हर देश में, हर कोने में दवाइयाँ रोज निर्यात होती है। इसमें व्यापार उद्योग के अनेक अवसर उपलब्ध है। किसी भी कंपनी के एक्सपोर्ट डिवीजन में आप जॉब करना शुरू कर दो। किसी भी कंपनी के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हो, और उसी देश में कंट्री मैनेजर बन के वहाँ पर कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल बिताने के बाद आपको काफ़ी अच्छा अनुभव आ सकता है उस पर्टिकुलर देश का, उस कॉन्टिनेंट का। तो अनुभव के उपरांत स्वयं का व्यवसाय इसमें भी आप शुरू कर सकते हो। अगला जो तीसरा चरण है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको बताना था। आपने सर्विस इंडस्ट्री देखी, आपने ट्रेडिंग इंडस्ट्री देखी, वैसा ही मैन्युफैक्चरिंग में आपको जब ट्रेडिंग के बाद में आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप मैन्युफैक्चरिंग में कदम रख सकते हो। मुझे लगता है कि हर एक एंटरप्रेन्योर का अंतिम लक्ष्य तो मैन्युफैक्चरिंग ही होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री सेज इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशन इज 100% डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सो आपका अंतिम लक्ष्य एक फैक्ट्री लगाना है, और वो भी शुरू करते समय एकदम छोटी मात्रा में, जिसको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, उससे शुरू करो।
वहाँ पर अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो उसी को ट्रांसफॉर्म करो मीडियम स्केल में। जब आपको लगता है कि ये काफ़ी मुनाफा दे रहा है और आत्मविश्वास बढ़ने के बाद में, सफलता मिलने के बाद में, इसी को आप लार्ज स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। शुरू में स्मॉल स्केल इसलिए करना है कि इन वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर कुछ खुदा न खास्ता कुछ होए तो आप कुछ खोओगे नहीं, आप रास्तों पे आओगे नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको उत्पादन क्षेत्र में, कारखाने में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़रूर सोचना चाहिए कुछ सालों के अनुभव के उपरांत। इसमें आप बल्क ड्रग्स है, जो एक्चुअली बल्क ड्रग्स का जो प्रोडक्ट होता है वो एपीआई के लिए रॉ मटेरियल होता है। एपीआई एक फिनिश फॉर्मुलेशन के लिए रॉ मटेरियल होता है। एक्सिपेंट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑल फार्मा फॉर्मुलेशंस। और जो फॉर्मुलेशंस की कंपनियां हैं वहाँ पर फिनिश्ड फॉर्मुलेशन तो बनते ही है, सेमी फिनिश्ड भी कुछ फॉर्मुलेशन जाते हैं, जैसे डीसी ग्रेड ग्रैनुल्स होते हैं डायरेक्ट कॉम्प्रेशन करने करके देने के, जो अन्य देश में जाके या अन्य कंपनी में जाके जिसका कॉम्प्रेशन हो सकता है। सेमी फिनिश्ड फॉर्मुलेशन में डीसी ग्रेड ग्रैन्युल्स के बाद में आप बल्क पैक टैबलेट्स के बारे में सोच सकते हो कि ऐसी एक टैबलेट्स जो बल्क ड्रम में या जार में भर के जाती है कि अन्य देश में या अन्य कंपनी में, जिसको फिर प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी पैकिंग करके बाजार में उतारा जाता है। फार्मा इंडस्ट्री में पैकेजिंग इंडस्ट्रीज का भी बहुत महत्व है। जैसे कि प्राइमरी पैकेजिंग, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल, पीवीसी, एम्प्टी एम्प्यूल्स, वायल्स, पेट बॉटल्स और अन्य अनगिनत चीज़ें होती है जो एक एंसिलरी इंडस्ट्री तरीके से आप इसको भी इस पर भी गौर कर सकते हो। और सेकेंडरी पैकिंग में प्रिंटेड पैकेजिंग मटेरियल होता है, मोनो कार्टन्स होते हैं। वैसे ही टर्सरी पैकेजिंग में कोरोगेटेड बॉक्सेस होते हैं, एचडीपी जार होते हैं। ये नाम के लिए बता रहा हूँ, ऐसे इसमें कई सारे बातें हैं, श्रिंक है, अब बहुत सारी स्ट्रैपिंग पट्टियाँ है, बॉब टेप है। तो ऐसे पैकेजिंग सेक्टर में जो एंसिलरी कहलाता है, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, उसमें भी जहाँ जहाँ क्लस्टर्स है इंडिया में, जैसे इंडिया में फार्मा क्लस्टर्स है, जैसे अहमदाबाद बड़ौदा है, ये जो मुंबई के पास में जो तारापुर एरिया है, औरंगाबाद है, बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है और बद्दी साइड में है। वैसा ही इंदौर मध्य प्रदेश में जो है वो भी एक क्लस्टर है। उस क्लस्टर में आप अपने पैकेजिंग इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हो। अ, मुझे एक स्पष्ट रूप से कुछ बिंदुओं को और आसानी से एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी आपको बतानी है। एक स्टेप वाइज होता है। स्टेप पहले आपको क्वालिफिकेशन लेना है। जिस कमोडिटी में आपको अपना भविष्य देख रहे हो, जिस कमोडिटी में आपको भविष्य में काम करना है, अपना उद्योग व्यापार खड़ा करना है, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी इस किस्म की शिक्षा प्राप्त करें। जैसे कि अभी दवाई का उद्योग व्यापार आपको करना है, तो आपको फार्मेसी, केमिकल इंजीनियरिंग, एमबीए मार्केटिंग जैसी शिक्षा प्राप्त करनी है। अगर आपका अंतिम लक्ष्य एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको एजुकेशन ऑप्टिमम लेना है, ना ज़्यादा ना कम। बहुत ज़्यादा डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, पोस्ट ग्रेजुएशंस, पीएचडीज करने के चक्कर में मत आए। आपको ऑप्टिमम एजुकेशन लेना है। अगर आपको एकेडमिशियन बनना है तो आप डिग्रीज प्राप्त करते रहो, एक पीएचडी, दो पीएचडी, थ्री पीएचडी करते रहो। अंतिम लक्ष्य अगर एंटरप्रेन्योर है तो आपको ऑप्टिमम एजुकेशन लेकर इसी जिस इंडस्ट्री में, जिस कमोडिटी में, स्पेशली जब हम फार्मा की बात करते हैं तो फार्मा के किसी भी इंडस्ट्री में जिसमें आपको काम करना है उसमें आप जॉब शुरू करें। वहां पर प्राप्त अनुभव प्राप्त होने के बाद में आपको, जैसे मैंने बताया कि आप क्वालिफाइड हो गए हो, अभी एक्सपीरियंस भी आ गया है, और उसी इंडस्ट्री में आप सातत्य के साथ काम करने से आपको एक्सपर्टीज आएगी। और उसके उपरांत आपने ट्रेडिंग शुरू करनी है उसी कमोडिटी की, उसी इंडस्ट्री में। ट्रेडिंग करते समय आप ध्यान रखें कि अपनी प्रोडक्ट बास्केट बढ़ाएं और ऐसा कुछ एक आधा प्रोडक्ट डेवलप करें जिसको आप यूएसपी बोल सकते हो। आप कस्टमर बेस बढ़ाएं और एक अच्छी यंग इंथुजियास्टिक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड यूथ की, युवाओं की एक मार्केटिंग टीम डेवलप करें। इसमें
जैसे ट्रेडिंग में अच्छा आपको जम बैठ जावे और आपको एक साइजेबल मार्केट अपने हाथ में आए, तो आपको शिफ्ट होना है मैन्युफैक्चरिंग में। और मैन्युफैक्चरिंग को जैसे मैंने बताया कि पहले स्मॉल स्केल में करो, फिर मीडियम स्केल में करो, लार्ज स्केल में करो। कुछ क्वालिटीज के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो इन क्वालिटीज का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि आप सब जानते हो कि एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ अ थॉट। हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द हिस्ट्री ऑफ थॉट्स ओनली, ट्रस्ट माय फ्रेंड्स। विचारों से संकल्प बनता है, संकल्प से सफलता की यात्रा शुरू होती है। इस प्रकार किसी एक संकल्प का दृढ़ निश्चय करें, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग डिजायर कहते हैं। और दिस कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग डिजायर गेट कन्वर्टेड इनटू डीप रूटेड थॉट्स। These thoughts exhibits in action. Action becomes your habit. Habit becomes your nature. Nature becomes your attitude, and this attitude takes you to your desired destiny. So, friends, set highest goal considering your capabilities and passion. Then, design a roadmap after consulting and collecting advice from industry experts. Confine this dream in a stipulated time frame. Believe in law of attraction. Believe in power of subconscious mind. Believe in a saying, you born poor is not your fault, but if you die poor is definitely your fault. आप सबको इस बात पर गौर करना है और एंटरप्रेन्योर बनने के पहले आपकी मानसिकता बनानी है कि challenges, difficulties, setbacks, failures are the part and parcel of entrepreneur's journey. Remember always the motivational saying by Mr. Jack Ma, founder chairman of Alibaba.com. He says, in entrepreneur's life, today is bad, tomorrow is worst, but day after tomorrow is beautiful. But irony of entrepreneur's life is that most of entrepreneurs die very next day evening. They don't exist to see beautiful day after tomorrow. The crux of the saying is that failure is not failure unless you give up. So please don't give up. Never give up, rather. Exercise patience and continue perseverance with self confidence. Trust in your goal, in your roadmap you design with the help of experts. Please view the failures as a learning lessons to improve and succeed. And the most important thing in entrepreneur's life or everybody's life for that sake, believe in God, the supreme power. Take out quality time for prayers. मैं स्वयं आध्यात्मिक एवं धार्मिक उपचारों में प्रतिदिन 3 घंटा व्यतीत करता हूँ, रादर आनंद लेता हूँ। और मेरा विश्वास है कि दिस श्योरली हेल्प्स अ लॉट when bad days are there. This helps to boost our moral in failures. Having inculcated all these qualities, success is bound to come. Let me define success in my views, in my words. What I understand, number one, enhancement of materialistic possessions can be called as growth. The example can be given like this year I did the turnover of 100 crores. Next year, if I increase my turnover by say by 150 crores, that can be called as a growth. And the same growth with if I did with ethics, moral and principles, that shall be called as a progress. And this progress with religiousness, spirituality, humanity, and compassion can be called as a real success. I believe personally only this kind of success can bring peace, prosperity, and eternal peace in life.
and everybody sitting out here shall aspire for this kind of success only. जाते जाते कुछ विशेष बात पर आप सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना क्यों है। व्हाई डू यू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर? तो इसके मुख्य 3 कारण होने चाहिए। यह मेरा स्वयं की मान्यता है। टू डेवलप लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस लीगेसी इन फैमिली, नंबर 1। नंबर 2, to become a business tycoon who possess wealth, power and influence. And number 3, most important, to create positive impact in society. तो इसके लिए जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए हम इस किस्म की जो संस्था खड़ी की है एमपीपी, इनका एक नैतिक दायित्व बनता है कि एक इकोसिस्टम डेवलप करके दे। एमपीपी एंड established ones from our society, from this industry shall join hands together to develop unique ecosystem for budding entrepreneurs to bring their ideas to life and to fuel their dreams. हमें इस प्रकार के इकोसिस्टम में 5 प्रकार के काम करने हैं। एक तो उनको रिसोर्सेस देना है, यानी कि उनको स्पेस उपलब्ध करानी है उनके ऑपरेशंस के लिए, और साथ में उनको फंड्स भी उपलब्ध कराना है। ऑप्टिमम स्पेस, ऑप्टिमम फंड्स। नंबर 2, इनको मेंटरशिप देनी है। पर्सनल जैसे 1 एंड 1 दे सकते हो, और ग्रुप में भी एक मेंटरशिप एजुकेशन ट्रेनिंग हो सकती है, जैसे कि पैनल डिस्कशन है, कॉन्फ्रेंसेस है, वर्कशॉप है, नेटवर्किंग मीट्स और इवेंट्स हो है। आज का यह जो आयोजन भी है वो उसी प्रकार का एक मेंटरशिप ही हो सकता है। तीसरी बात, एक स्किल डेवलपमेंट। हमें इसमें एक कोलैबोरेशन करना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ में मिलकर, और एक रिलेवेंट और प्रैक्टिकल सिलेबस डिजाइन करना है जो एड्रेस कर सके स्पेसिफिक नीड्स एंड चैलेंजेस को, उस कमोडिटी के, उस इंडस्ट्री के चैलेंजेस को। 4 नंबर में 4 नंबर आता है कि सपोर्ट एंड फॉलोअप सिस्टम। On every step of the entrepreneur's journey, this ecosystem can support and can keep a close eye on their activities, on their progress. And fifth and most important thing is the recognition and celebrations. जो यंग अचीवर्स है उनको फेलिसिटेट करे, उनको रिवॉर्ड दे, उनको अवार्ड दे, और उनको सबसे महत्वपूर्ण मीडिया कवरेज दे। Highlighting the success story of one can inspire, can motivate others. इस किस्म की इकोसिस्टम, आप विश्वास करो, कैन डेफिनेटली हेल्प बडिंग एंटरप्रेन्योर्स टू मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ सक्सेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मिनिमाइज द टाइम फ्रेम टू रीच टू सक्सेस। हम सब लोग देखते हैं कि किसी न किसी कमोडिटी पर किसी न किसी कम्युनिटी का वर्चस्व होता है, राज होता है, और रूल करते हैं वो इंडस्ट्री को। मैं इस इंडस्ट्री का अविभाज्य घटक हूं और इसमें थोड़ी बहुत प्रगति की है, तो मैं चाहता हूं कि अपना प्रबुद्ध समाज इस इंडस्ट्री पे राज करे, और वो मेरे स्वयं से वो ऊंचाई हासिल नहीं होगी। आप सभी को निमंत्रण देता हूं कि आप इस इंडस्ट्री से तन मन धन से जुड़ जाए, और जहां जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, मेरी काबिलियत के हिसाब से मैं वहां पर आपके सहायता के लिए जरूर खड़ा होऊंगा। इस मंच से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। दूसरी बात, एमपीपी फार्मा परिवार हर साल जो वार्षिक सम्मेलन लेगी, वहां पर आपको किसी भी प्रिंसिपल स्पॉन्सर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर साल कमला ग्रुप ऑफ कंपनीज ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वो हर साल आपके वार्षिक सम्मेलन का प्रिंसिपल स्पॉन्सर बनेगी। तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण बात मुझे आप सब लोगों को बताकर मेरी बात खत्म करने के लिए पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिस अभिगम के साथ, जिस आवेश के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, अभिव्यक्त हो रहा हूँ, जिन्होंने मेरे व्यक्तित्व, मेरे चारित्र को निखारा,
मेरे कर्तृत्व, मेरे दातृत्व, मेरे नेतृत्व, मेरे वक्तृत्व को जिन्होंने दिशा दी, जिन्होंने आयाम दिया, उन सभी के प्रति मैं कृतज्ञता सादर करना चाहता हूँ। इस श्रृंखला में सर्वप्रथम हमारे इष्ट दैवत भगवान श्री दत्तात्रेय आते हैं और उनका परिवार आता है। उनके परिवारजन मतलब त्रयमूर्ति दत्त भगवान, नंबर 2 पर आते हैं श्रीपाद श्री वल्लभ जी, नंबर 3 पर श्री भगवान नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज, और चतुर्थ क्रमांक पर आते हैं श्री स्वामी समर्थ। इसी प्रकार हमारे परिवारजन, नाना जी, नानी जी, मम्मी पापा, मेरे बड़े बंधु राजू दादा, मेरी धर्मपत्नी, सहचारिणी पतिव्रता श्री योगिता, इन सभी लोगों का स्नेह आशीर्वाद की वजह से मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हूँ। इन सभी का स्मरण में आजीवन रखूंगा। जाते जाते मैं आप सभी को मंगल कामनाएं देना चाहता हूँ। आप उद्योग व्यापार व्यवसाय में रोज दिन प्रतिदिन नई ऊंचाई हासिल करें, आप सतत प्रगति पथ पर रहे, आप स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें, और ऐसा कुछ करें कि इतिहास भी अपने लिए एक पन्ना रिक्त रखे, सुरक्षित रखे। आयोजकों का हृदय के असीम धरातल से धन्यवाद। नंबर 1 कि इस किस्म की अद्भुत और खूबसूरत आयोजन का मुझे प्रिंसिपल स्पॉन्सर बनाया। नंबर 2, मुझे इस विज्ञान तंत्रज्ञान के साथ जोड़कर आपके सामने अप्रत्यक्ष रूप से क्यों ना हो, लेकिन आपसे मैं रूबरू हो सका। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस किस्म की उन्होंने जो आयोजन किया, जिससे हम सबको एक अद्भुत और खूबसूरत अनुभूति प्राप्त हुई, इन सभी के लिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज सुबह डॉक्टर संजय जी तोष्णवाल जी को फ़ोन किया कि मुझे अपने स्पीच के पहले वहाँ के जो कार्यकर्ता है या जो पदाधिकारी है उनको संबोधित करना होगा, तो आप मुझे कृपया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव इनके नाम भेजें। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही कि सर, आप किसी व्यक्ति का नाम लेने की जगह पर आप पदों को संबोधित करें, क्योंकि यहाँ सभी लोग समकक्ष हैं और सभी लोगों ने एक जैसी मेहनत की है। तो कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं, कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, हम सब लोग इस कार्य में जुड़े हुए हैं। तो इस किस्म की वैचारिक की जो प्रगति है, ये अनुभव से आती है। तो मैं आप सब लोगों को दिल से सैल्यूट करता हूँ। और यह सिर्फ मौखिक बात नहीं है कि जब मैंने उनका जो इनविटेशन लेटर देखा, उनका जो स्पॉन्सरशिप का अपील लेटर देखा, कहीं पर भी, और इवन आज का जो कार्यक्रम पत्रिका है वहाँ पर भी देखा, किसी का भी नाम निर्देश वहाँ पर नहीं है। तो आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस मंगल कामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महेश।